नमस्कार। जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तारीफ ये कहते हुए करूंगा कि अपने शब्दों से बीजेपी के खेमे में मचा देते हैं खलबली। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड पीसीसी के विशेष आमंत्रित सदस्य श्री आजाद अली। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि आपका राजनीतिक जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऐसी क्या तब्दीलियां आई जीवन में जो आपके जीवन का प्रवाह राजनीति की तरफ हो गया? देखिए, एक ये संसार में हर व्यक्ति को ऊपर वाले ने किसी न किसी कर्तव्य के लिए बनाकर दुनिया में भेजा है और ये संस्कृति है दुनिया की। कोई व्यक्ति क्रिकेटर बन जाता है, कोई व्यक्ति फुटबॉलर बन जाता है, कोई व्यक्ति राजनीतिक में आ जाता है, कोई व्यक्ति सामाजिक दुनिया में सिर्फ समाज सेवा करता है। तो ये हर व्यक्ति का अपनी अपनी के अंदर उसके ऊपर वाले ने क्षमता बनाकर उसको दुनिया में भेजा है और उसी के तहत हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार दुनिया में सारे कार्य करता है। और उसी के अनुसार मुझे एक बचपन से शौक था सामाजिक कार्यों का, और राजनीतिक शौक इसलिए सामाजिक कार्य करते करते मेरे अंदर उत्पन्न होते चले गए कि मैंने देखा कि इसमें हम समाज सेवा और बेहतर कर सकते हैं। अगर ईमानदारी से समाज सेवा करनी शुरू करते हैं या ईमानदारी से हम समाज सेवा करते हैं तो राजनीति से बड़ा प्लेटफार्म समाज सेवा के लिए कोई मुझे नहीं लगता था। और वाकई में मैंने इस राजनीतिक प्लेटफार्म पे बहुत सारे लोगों की मदद की है, क्योंकि मैंने एक आम जीवन को बहुत नज़दीक से देखा है। नज़दीक से ऐसे देखा है, मैं एक बहुत साधारण से मिडिल क्लास परिवार से जीवन यापन करने वाला इंसान हूँ और मैंने बहुत अच्छे से देखा है तकलीफ़ क्या होती है, गरीबी क्या होती है। और एक किसान परिवार को, खासकर एक काश्तकार परिवार को, एक किसान फैमिली को कैसे पैसे की जरूरत आन पड़ती है। हमारे पास, आपके पास, किसी भी किसान परिवार के पास अच्छी खासी ज़मीनें होने के बावजूद भी वह कई बारी कैश के लिए, लिक्विडिटी के लिए परेशान हो जाता है, उसको उधार लेने पड़ जाते हैं, उसको कर्ज लेना पड़ जाता है। तो ऐसे ऐसे हालात मैंने देखे तो कहीं ना कहीं तभी से एक जिज्ञासा मन में जगी कि किसान देश को अन्न भी दे रहा है, किसान देश को ऐसी रोजमर्रा वाली जरूरतें पैदा करके दे रहा है, और किसान को हमारे देश में एक नारा दिया गया है, जय जवान जय किसान। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बारीकी से देखें तो उत्पीड़न सबसे ज्यादा किसान का हो रहा है आज भी। तो उन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि समाज सेवा वाली इस लाइन में आगे बढ़कर हमें किसानों के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए। तो उसी से एक प्रेरणा आई। और एक फिर जैसे मैंने शुरू में अभी बताया कि एक अंदर से होता है, ब्लड में होता है, एक शुरू से था मुझे कि सामाजिक और राजनीतिक लाइफ में जाना है, जिससे कि एक अपने गांव की, अपने क्षेत्र की पहचान को आगे बढ़ा सकें, अपने क्षेत्र का उत्थान कर सकें, अपने गांव का उत्थान कर सकें। तो इन्हीं कई सारे कारणों के कारण से हम आगे राजनीतिक में जीवन सफ़र शुरू किया। शुरू में हमें जिस तरीके से यूथ में डीएवी कॉलेज, डीबीएस कॉलेज, देहरादून के कई सारे कॉलेज में जो हमारे साथ जुड़े हुए लड़के थे, हमने वहीं से एक शुरुआत कराई लड़कों की। अच्छी खासी टीमें हमारे साथ बचपन से रहा करती थी। तो तभी से हम आगे बढ़ते चले गए। सन 2000 में उत्तराखंड राज्य अलग बन गया। तब यहाँ पर हम जैसे बहुत सारे युवाओं को एक अच्छा स्कोप मिला। एक अच्छा स्कोप मिला कि विधानसभाएं छोटी हो गई, राज्य एक छोटा अलग हमारा अपना बन गया, हमारी एक अपनी अलग पहचान हो गई उत्तराखंड के नाम पे। तो एक हमें अच्छा स्कोप मिला। तो उसी स्कोप के तहत हमने अपने जीवन को उस तरफ ढालना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया, और उसका फलस्वरूप यही है आज कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जो 2017 के विधानसभा चुनाव हुए, आप कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद पे थे। तो 2017 में मुख्यमंत्री भी 2 सीटों से हार गए, प्रदेश अध्यक्ष भी 1 सीट से हार गए। तो आप क्या कारण मानते हैं कि वो जो पराजय मिली कांग्रेस को, उसकी वजहें क्या रही? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब से देश आज़ाद हुआ है, अगर हम बात विकास की करें तो कांग्रेस पार्टी ने आज तक इतना विकास किया है कि अगर उसकी इतिहास को आप लेकर बैठते हैं तो मैं अभी से अगर उस इतिहास को बताना आपको शुरू करता हूं तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। कांग्रेस ने इतना देश के अंदर विकास कार्य किए हैं, लेकिन कांग्रेस मार कहाँ खाई है? वो एक कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ही हराती है।
ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रोपगंडा है, जो एक एजेंडे के तहत काम करती है भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा उसमें कांग्रेस पार्टी हाईजैक हो चुकी है, कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुकी है उनके एजेंडे में। और उस ट्रैप का नुकसान कहाँ होता है कि उनके लोग हमारे लोगों को अंदर से भी भ्रमित करते हैं कई बारी। और वही 2017 के चुनाव में हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विधायकों को ट्रैप किया, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा, कांग्रेस के सिंबल पे, कांग्रेस की विचारधारा पे, कांग्रेसियों के ही वोटों पे जो एक आम नागरिक वोट देता है, वो चुनता है कि वो वोट किसको दे रहा है, कांग्रेस को दे रहा है कि बीजेपी को दे रहा है। तो जो जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, वो ऐसे विधायक 11 लोग कांग्रेस को धोखा देकर गए। कहीं ना कहीं ये कहिए कि जिस थाली में उन्होंने खाया उसी थाली पर लात मार के गए। एक तो ये बड़ा कारण रहा। तो उसमें एक उत्तराखंड प्रदेश में और बाहर एक ये ऐसा माइनस संदेश गया, बड़ा माइनस पॉइंट रहा कांग्रेस के लिए कि ऐसा क्या कांग्रेस में हुआ कि 11 लोग वहां से छोड़कर बाहर चले गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस सही अच्छा काम नहीं कर रही है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा एजेंडा था, बहुत बड़े प्रोपगंडे के तहत वो ऐसा कृत्य करा गया था। उसको लेकिन जनता ने दूसरी भावना से समझा। और दूसरा मुख्य कारण यह है, जो आगे आने वाले चुनाव में भी उससे सीख लेनी चाहिए कांग्रेस को, हम लोगों को। मुख्य कारण यही है कि टिकट बंटवारा कहीं जगह इस तरीके से हुआ, जो जीतने वाले व्यक्ति थे उनके टिकट काट दिए गए। कहीं इसी तरीके से जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री 2 सीटों से हार गए, वहां पर भी कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को हराने का काम किया। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गलती जो कांग्रेस से हुई, जिससे हम लोगों को आगे बिल्कुल सीख लेने की जरूरत है, कि हम उत्तराखंड प्रदेश की जनता के दिलों में जो एक जगह बनी हुई थी हमारी, उस जगह को हमने खोने का काम किया। उस जगह को खोने के पीछे हमारी गुटबाजी भी अंदर अंदर नहीं रही कांग्रेस की। उत्तराखंड में गुटबाजी हमारी अखबारों में आ गई, गुटबाजी हमारी मीडिया चैनल में आ गई, गुटबाजी हमारी एक आम कार्यक्रमों में आ गई। उससे कहीं ना कहीं हम जो एक लोगों के दिलों में जगह होती है, उस जगह को खो चुके थे। उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और फिर मैं वही कहूंगा कि कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया, पूरा प्रदेश उसकी भरपाई कर रहा है। आज पूरे प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के समय पे एक आम नागरिक से भी आप पूछेंगे, भाई जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो आम आदमी यहाँ पर किस तरीके की जिंदगी जी रहा था। और आज एक अच्छे खासे जिनके काम चल रहे थे, कारोबार चलते, उनको भी आप जाके पूछे कि उत्तराखंड में क्या स्थिति है, उन लोगों ने भी क्या कहा कि भाई कांग्रेस अच्छी थी, बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये हालात आम लोगों के सर्वे में भी है। तो ये सारी चीजें पूरे प्रदेश आज भुगत रहा है। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप मुस्लिम समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो मुस्लिम समाज जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में, आर्थिक मामले में और राजनीतिक चीज़ों में वो बहुत पीछे रह गया। तो उनके उत्थान के लिए आपके पास क्या रणनीति है? ऐसा क्या करें कि एक गरीब वर्ग से, मध्यम वर्ग से समाज के पहले पायदान पे आ पाए? देखिए, पहले तो आपने जो सवाल किया कि मैं मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता हूं, ये आपका सवाल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर सूट नहीं है। क्योंकि मेरा जो उत्तराखंड की पूरी राजनीति में है, वह हर समाज में मैं सबको एक बराबर नजर से देखता हूं। और जितना मैं अपने समाज के लिए करने की कोशिश करता हूं, उतना ही मैं हर समाज के लिए बराबर सोचता भी हूं और बराबर करता हूं। मैं कभी भेदभाव वाली राजनीति नहीं करता हूं, ना ही मैं किसी सामाजिक कार्य को राजनीतिक दृष्टि से देखता हूं। और हाँ, ये जरूर है कि मुसलमान होने के नाते कई लोगों ने हमें इस तरीके से बोलना एक जनरल प्रक्रिया बना दी है कि वो अच्छा पंडित जी हैं तो वो पंडितों का वो कर रहे हैं, वो ठाकुर हैं तो वो ठाकुरों का कर रहे हैं, मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों का कर रहे हैं, वो दलित हैं तो दलितों का उत्थान के लिए कोशिश कर रहे हैं, राजनीति उन्हीं पे कर रहे हैं। नहीं, ये परंपरा भी गलत है और मैं इस परंपरा के तहत अपनी राजनीति को आगे ले जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं सारे समाज को, हर धर्म के लोगों को एक नज़र से देख के आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसका अगर मैं कहूँ तो इसका अगर आप इतिहास उठाते हैं, पीछे जाते हैं थोड़ा, आज हमारे देश में 1% सिख है, 1.8% लगभग। आज शिक्षा में, कारोबार में और सामाजिक जिंदगी में भी आज वो लोग एक अच्छे पायदान पे खड़े हैं। ठीक है, आप जैन उसमें जाते हैं, जैन समुदाय में, वो भी मेरे हिसाब से सिख समाज के आसपास की ही परसेंटेज में, प्रतिशत में
जनसंख्या में अपनी भागीदारी रखते हैं। उनकी भी शिक्षा, कारोबार, आर्थिक स्थिति, सारी चीज़ों में वो भी एक अपने अच्छे पायदान पे हैं। वो भी अपने आप में शिक्षित, शिक्षा, व्यवसाय, अपनी आर्थिक स्थिति, सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं अच्छे पायदान पे हैं। अब मुसलमान साहब क्यों पिछड़ा है, या ये कहिए कि मुसलमान क्यों, मुसलमानों की इतनी दुर्दशा खराब है। अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, जब देश आजाद हमारा हुआ, आजादी के बाद कोई बौद्ध की यहाँ पर किसी तरीके की पूरे हिंदुस्तान में या उत्तराखंड में तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं, उत्तराखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ही शायद कहीं भी नहीं बौद्ध समाज की कोई रियासत नहीं थी। शायद जैन समाज की भी कोई रियासत नहीं थी। सर सिखों की शायद एक रियासत थी, पटियाला थी, अमृतसर नहीं, एक ही में आता था शायद, या दो रही होंगी, ठीक है। लेकिन मुसलमान समाज की लगभग 560-67 के आसपास की यहाँ पर रियासतें रही हैं, जिसमें पटौती, नवाब पटौती, नवाब रामपुर, नवाब लखनऊ, हैदराबाद निज़ाम, तो ऐसे करके लगभग 560-70 यहाँ पर रियासतें थी। अब मुसलमान समाज की इतनी सारी रियासत होने के बाद आज मुसलमानों की ये दुर्दशा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमान जिम्मेदार है इसका। क्यों भाई? जब देश आजाद हुआ, मुसलमानों ने तो इस देश को 500-600 रियासतें दी है ना। इतना कुछ अगर यहाँ पे खजाना मुसलमानों ने दिया है, तो क्या वो खुद चाहेंगे वो भूखे मरे? वो चाहेंगे उनके बच्चे ना पढ़ें? वो चाहेंगे वो अशिक्षित हो जाएं? वो चाहेंगे उनके साथ गलत हो? नहीं। इसके पीछे मैं कहूँगा सियासत दोषी है, हमारे देश की सियासत। हमारे देश में सियासत दो प्रकार की हुई है, एक मोहब्बत की और एक अदावत की। और किसी ने अदावत के डर से मुसलमानों को मारा है, किसी ने मोहब्बत दिखाकर मुसलमानों को मारा है। तो ये कहिए, किसी ने अदावत से मारा, किसी ने मोहब्बत से मारा, हमारे देश के मुसलमानों को सेकुलर सियासत ने मारा। सच्चाई ये है इसकी। तो अगर आज हमारे देश का मुसलमान कहीं ना कहीं पिछड़ा है, या आज मुसलमान 567 रियासतों का मालिक होने के बाद पंचर लगा रहा है, आज मैकेनिक है, गाड़ियां धो रहा है, और इस देश में इतना कुछ खजाना लुटाने के बाद 1%, 2%, 3%, 4% वालों से भी पीछे खड़ा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की सियासत ने मुसलमानों को मारा है। नहीं तो मैं हूं, आप हैं, कोई भी हो, जो एक भरी जेब का व्यक्ति को चाहेगा वो उसकी जेब कट जाए, वो चाहेगा वो पैदल हो जाए, वो चाहेगा उसके कपड़े उतर जाएं, तो इस देश के मुसलमान को मुसलमान पीछे नहीं हटा है, मरा नहीं है, पीछे हटाया गया है। इस देश के मुसलमान को मारा गया है। कहां? सियासत की तलवारों से, सियासत की गोलियों से, सियासत के चाबुक चले हैं। और आज बोलते हैं कि मुसलमान कैसे कामयाब बनेगा, मुसलमान कैसे और जातियों की बराबरी में खड़ा होगा, मुसलमान कैसे शिक्षित बनेगा। तो ये सियासत है। और इस देश के मुसलमानों को कहीं ना कहीं अब यह समझ आने लगा है कि इस देश की आजादी से लगाकर, इस देश के रखरखाव से लगाकर, इस देश की तरक्की से लगाकर, इस देश को आजाद करने के गाने और तरानों को कहीं ना कहीं क्रिएट करने के से लगाकर, अपने खून पसीना बहाने से लगाकर, अगर आज मुसलमान कहीं ना कहीं प्रताड़ित हुआ है या हो रहा है, तो आज अब हमारे देश के मुसलमान उसको समझने लगे हैं। अब समय बदल रहा है, अब समय बदलेगा, देश बदलेगा, मुसलमान भी बदलेगा। मुसलमान अपनी उसी जहां पर उसकी इज्जत थी, जहां पर वो कामयाब हुआ करता था पूरी दुनिया में, मुसलमान कहीं ना कहीं जल्दी ही अपनी उसी सीढ़ी पर पहुंचेगा। और मुसलमान जितना शोषित हो सकता था, जितना मुसलमान का शोषण हो सकता था, मेरा मानना है कि अब शायद मुसलमान आगे अपना शोषण नहीं कराएगा। और मुसलमानों के लिए, अपने समाज के लिए कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस की जरूरत है, उसके लिए हम रात दिन लगे हैं। क्योंकि हमें
567 रियासतों के मालिक थे मुसलमान, आज यहाँ क्यों हैं? आगे से किस तरीके से हम बराबरी के लिए खड़े हों, आगे से किस तरीके से हम समाज में अपनी हिस्सेदारी के लिए खड़े हों, तो उसके लिए हमारे जैसे बहुत सारे भाई हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। और मुसलमानों के लिए सबसे पहली जरूरत जो है, जहाँ पे भटकाया गया है, वो शिक्षा है। तो शिक्षा से हम लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है। आज मुसलमान का किसी भी कितने भी मध्यम वर्ग के परिवार को देखिए, उसका बच्चा स्कूल जा रहा है, उसका बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए जरूर जा रहा है। तो आज मुसलमान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कटौती कर कर लेकिन अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर प्रयास कर रहा है। जो आपने बात बताई कि अदावत की और मोहब्बत की सियासत हुई और उसके दुष्परिणाम देश ने भी भुगते, प्रदेश ने भी भुगते, लेकिन अब कांग्रेस को सत्ता में 2022 में उत्तराखंड में, प्रदेश में लाने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? आप ऐसा क्या कहेंगे जिससे कांग्रेस का दोबारा से दिया जल जाए? देखिए, कांग्रेस ने इस देश पे, जैसे अंधभक्त बोलते हैं, 70 साल राज किया है और राज करती है और इस देश के लिए कुछ नहीं किया है। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आज एक आम नागरिक को इनके बहकावे से बाहर आने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है, अगर आज हम उठाकर इतिहास देखते हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, या जो आज 50 साल 60 साल का व्यक्ति है, 70 साल का है, उनके बच्चे अगर आज नौकरी ले रहे हैं, आज जितने संसाधन देश में हैं उन सब का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, किसने दिया है? वो कांग्रेस ने दिया है। आज जिस IMA से हमारे यहाँ पर कर्नल जनरल बनकर निकलते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं, किसकी देन है सारी? ये जिस अस्पताल में आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अपना इलाज कर रहे हैं, करा रहे हैं, एम्स, वो किसने दिया है? तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कांग्रेस ने दी हैं। तो आज सबसे पहले देश हित में, राज्य हित में आम जन को यह समझने की जरूरत है कि कांग्रेस को लाना है, राज्य को बचाना है, देश को बचाना है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, ये तो मैंने एक आम जन के लिए बताई, और 2022 में फतेह करने के लिए कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से मैं बहुत धन्यवाद करूंगा माननीय प्रीतम सिंह जी का, जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष हैं, उनका धन्यवाद करूंगा। कल उनकी अध्यक्षता में जो कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रदेश के लगभग 22 उपाध्यक्ष हैं, 22 के 22 उपाध्यक्षों ने हिस्सा लिया। और खास बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष हमारी श्रीमती इंदिरा हरदेश जी उसमें शामिल रही और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय किशोर उपाध्याय जी उसमें सम्मिलित रहे। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि कल के उस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस कमेटी के, आसाम प्रदेश के प्रभारी, इतने सीनियर नेता ने भी उसमें भागीदारी की। तो मैं धन्यवाद करूंगा प्रीतम सिंह जी का और समस्त इन चारों नेताओं का जो कल इकट्ठे बैठे। अगर इस नीति पर इकट्ठे बैठकर आगे चल लेते हैं, कांग्रेस के रथ को रोकना भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती। एक तो ये, दूसरा, तीसरा यह है कि जो गलती 2017 में हुई वो गलती दोबारा से कांग्रेस पार्टी से ना हो। टिकट वितरण की, अगर टिकट सही से वितरित हो गए, मेरा मानना यह है कि मुश्किल से 2, 4, 5 लोग ही ऐसे हैं जो अपनी इज्जत बचा पाएंगे। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नालायक, निकम्मे, जैसा सहसपुर विधानसभा की आप बात करो, ऐसे निकम्मे विधायक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि आज सहसपुर विधानसभा का निकम्मे विधायक ने जो हालात बना दिए हैं, वहां पर कूड़े से पूरा शीशम बाड़ा सड़ रहा है, सेला कुई के हालात खराब हैं, रोडों के हालात खराब हैं। उस विधायक को सिर्फ आज इस कोरोना जैसी महामारी में भी फीते काटने से मतलब है। फीते काटने के अलावा कोई मतलब नहीं है। कारों की लाइन लगाने से मतलब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे विधायकों को तो जमानत बचानी, जब्त हो जाएगी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को बड़ी सूझबूझ से टिकट वितरित करने की जरूरत है। और 2022 तो कांग्रेस पार्टी की झोली में पड़ा है, क्योंकि प्रदेश में हाहाकार है। जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनको तो यही नहीं पता कि उन्होंने सुबह कौन सा बयान दिया है, कौन सा उन्होंने फैसला लिया है। शाम को उनके फैसले बदल जाते हैं। आज एक आम आदमी भी बोल रहा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा है, चुस्की लेकर बोल रहा है कि ये तो पलटू सीएम है। अब एक मुख्यमंत्री के लिए पलटू सीएम नाम पड़ जाना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसे मुख्यमंत्री के राजकाज में दोबारा तो भारतीय जनता पार्टी का आना तो बहुत दूर की बात, अपनी जमानत बचा लें इनके कुछ विधायक, वो भी बहुत है। और मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपका उत्तराखंड की जनता को 2022 के संदर्भ में क्या संदेश है, आपकी क्या राय है?
देखिए, मैंने अभी पहले भी ये बात कही आपको, उत्तराखंड की जो हमारी सम्मानित जनता है, उसको मेरा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, फिर से मैं वही दोहरा देता हूं, मेरा यही संदेश है कि उनको राज्य हित में और देश हित में आज अपने दिमाग को बड़ा करने की आवश्यकता है, अपने दिल को बड़ा करने की आवश्यकता है। जब हम दिल दिमाग बड़ा करते हैं तो हम बड़ा सोचते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, और जब हम अच्छा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम बहुत सारे लोगों के लिए सोचते हैं, और जब हम बहुत सारे लोगों के लिए सोचते हैं तो उस बहुत सारे में फिर कोई सीमा नहीं होती। तो वो हमारे प्रदेश के लिए मेरी सम्मानित जनता से यही अपील है, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि इस प्रदेश की जनता सूझबूझ से 2022 में काम ले, और इस प्रदेश में जिस तरीके से 2012 से 2017 तक खुशहाली रही है, 2002 से 2007 तक इस प्रदेश में अनेकों प्रकार के रोजगार मिले हैं, वो दोबारा से पर्याप्त हो इस प्रदेश को, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को लाना इस समस्त प्रदेश की जनता से मैं अपील करूंगा, अति आवश्यक है। और मैं इस प्रदेश पे, प्रदेश की जनता पे मेरा भरोसा है कि यह प्रदेश की, हमारे सीधी सादी गढ़वाली प्रदेश है हमारा, लेकिन सीधे साधे तो जरूर हैं, लेकिन इतने समझदार हैं, मेरा मानना है और मेरा भरोसा है कि यह गलत फैसला नहीं लेंगे। यह गलत फैसला नहीं लेते तो वो कुछ ऐसी परिस्थिति खुद कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के अंदर के कुछ गद्दारों ने 2017 में बना दी थी कि जनता को कांग्रेस के विपरीत फैसला लेना पड़ा। लेकिन आज जनता समझ चुकी है, और निश्चित 2022 में कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड की जनता जिताएगी, ये मेरा भरोसा है। धन्यवाद, आपने अपनी बात अपने अदा के मुताबिक सशक्तता से रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार।